नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। नरेंद्र मोदी साहब की हर एक बात को पत्थर की लकीर मारने वाली जनता आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि 30-32 दिनों के भीतर कि अब सवाल पूछने लगी है। जो लोग लगातार नरेंद्र मोदी साहब से जुड़ते थे, अब वो राहुल गांधी से और कांग्रेस से क्यों ज्यादा जुड़ रहे हैं, क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं। 32 दिनों के भीतर हुए हर एक घटनाक्रम को 10 पॉइंट में आज आपको समझाऊंगा। ये 32 दिन इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि 20 जुलाई को आंदोलन शुरू होता है और 22 अगस्त को जो महाराष्ट्र के पुणे से तस्वीर निकल कर आई राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम से, वो यकीनन बहुत दिलचस्प है। हो सकता है आप इसे इवेंट कहें तो कह सकते हैं वो कांग्रेस की तरफ से आयोजित किया हुआ इवेंट हो सकता है। जब नरेंद्र मोदी साहब देश के टैक्स पेयर के पैसे पर विदेशों में जाकर इवेंट कर सकते हैं, ये तो कांग्रेस का अपना इवेंट है। लेकिन जेनजी से क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? कैसे इकोसिस्टम ध्वस्त हुआ जो 12 साल 2 महीने में खड़ा किया गया था? 146 महीने का पूरा इकोसिस्टम कैसे ध्वस्त हुआ, इसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे पुणे में हुए कार्यक्रम की तस्वीरों के साथ। तो ये देखिए, एक लड़की है जो हाथ में मोबाइल लेकर खड़ी हुई है। इस मोबाइल में एक मैसेज लिखा हुआ है, मम्मी ने कहा था अच्छा लड़के पसंद करना, मैंने राहुल चुन लिया। यह लिखा हुआ है। यही नहीं, एक और इसी के साथ तस्वीर है, आई लव राहुल। तो ये चीजें बदल कैसे गई? जब आप ताकत में थे, सत्ता में थे, जनता का पैसा था, पेड कैंपेन चलाया जा रहा था, हजारों करोड़ फूंके जा रहे थे चेहरा चमकाने के लिए अपना और दूसरे की छवि खराब करने के लिए, तो ये आखिरकार 12 साल 2 महीने में सब कुछ बदल कैसे गया? ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। एक और वीडियो आपको पहले दिखा देता हूं। ये वीडियो देख के शायद आपको नरेंद्र मोदी साहब के विदेशों में होने वाले इवेंट की याद आ जाए और गोदी मीडिया में मातम है, वो दोनों ही चीजें। पहले देखिए। तो ये एक इवेंट किस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं। यही नहीं, आज आपको एक और पहले बयान सुना देता हूं राहुल गांधी का, जो उन्होंने वहां से कहा। और यहां से शुरुआत होती है क्योंकि जेनजी और खास तौर पर ये युवा पीढ़ी कैसे जुड़ रही है और क्यों जुड़ रही है समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। सुनिए। इस छोटी सी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं और फिर इसके बाद आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये 50 करोड़ की गल्फ है। तो नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से पिछले 12 सालों के भीतर, 12-14 सालों के भीतर जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल अब तक किया गया है प्रधानमंत्री पद के पर बैठने के बावजूद, उसका सबका जिक्र उन्होंने किया और यहां से जनता जुड़ भी रही है। वजह क्या है अब आपको समझाएंगे, लेकिन पहला हम पॉइंट आपको बताते चाहते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि कैसे इकोसिस्टम ध्वस्त हुआ। दरअसल पहले भी आपने देखा होगा, जो लोग ये सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब की सरकार में कहीं कोई आंदोलन नहीं हुआ, तो आपको बता दूं आदिवासी समाज से लेकर महिलाओं से लेकर अलग अलग बेरोजगारी वाले मामले पर अभ्यर्थियों का अलग अलग आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन सफल सिर्फ 2 हुए, एक किसान आंदोलन और एक दूसरा ये जेनजी का आंदोलन। क्योंकि इन दोनों ही आंदोलन की खास बात यह थी कि इनको तोड़ने की लगातार कोशिश की जाती रही लेकिन तोड़ नहीं पाए। बाकी जगह बड़े आसानी से उनके संगठन को तोड़ा भी गया या उनकी आवाजें इतनी कमजोर थी या कम लोग उनसे जुड़े थे जिसकी वजह से सरकार को उनकी आवाजें कुचलना बड़ा आसान था। लेकिन यहां गलती क्या हो गई? गलती यह थी कि जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी तब अभिजीत दीप को भी शायद नहीं मालूम होगा कि शायद ये इतनी बड़ी पार्टी बन जाएगी और धर्मेंद्र प्रधान तक का इस्तीफा हो जाएगा। जब ये बनी और युवा इससे जुड़ने लगे तो इसको बदनाम करने की ठेकेदारी किसे दी? गोदी मीडिया को। गोदी मीडिया के बड़े अव्वल दर्जे के जो एंकर हैं, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा है कि इतने बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े राजनेताओं को की छवि को हमने बदनाम किया, बर्बाद किया, तो ये कॉकरोच जनता पार्टी है ही क्या? आप चिंता मत करिए, हम सब कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे इन्हें बदनाम किया जा रहा था, जैसे जैसे ये बताया जा रहा था कि देश के युवा कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं बल्कि अलग अलग खास तौर पर मुस्लिम देशों के लोग जुड़े हैं, वो सारा का सारा ध्वस्त हो गया इकोसिस्टम। जब 20 तारीख को भारी तादाद में देश के कोने कोने से छात्र जुड़े, गोदी मीडिया का चेहरा देखने लायक था, यानी उनको जो ठेका दिया गया था उसे पूरा करने में नाकामयाब रहे। कॉकरोच जनता पार्टी एक बड़े स्तर पर पहुंच गई थी और साबित हो गया था कि सोशल मीडिया पर जो हैंडल्स पर उनके लोग थे वो वाकई भारतीय बच्चे थे, हमारे देश के ही छात्र थे, युवा थे। यानी कि गोदी मीडिया का मुंह काला हो चुका था। पहली बड़ी गलती जो सरकार की तरफ से हुई। अब आइए दूसरा जो उनके तरफ से किया गया, जब आंदोलन की शुरुआत हुई आपको पता होगा कि भारत मंडपम में कुछ लोगों को सम्मानित किया गया था जिसमें से कुछ चेहरे बदनाम भी हैं और विवादित भी हैं।
जो लगातार हिंदू मुसलमान से लेकर गंदी गंदी गालियां देने के लिए जाने जाते हैं। जब कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर आंदोलन की शुरुआत की थी, तब कुछ ऐसे ही लोगों को भेजा गया। ये ट्रोलर्स थे जो वहां जाकर बदतमीजी बदसलूकी कर रहे थे, बार बार बता रहे थे कि भारत के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। शर्जिल इमाम, उमर खालिद, ये तमाम चीजें हुई, लेकिन सारे का सारे इनके दावपेच, सारे दावपेच ठंडे पड़ गए थे। यानी सरकार का दूसरा दाव भी ठंडा पड़ गया था। यह दूसरा इकोसिस्टम था जो छात्रों ने इस दौर के जेनजी ने ध्वस्त कर दिया था। अब आते तीसरा यह था कि 20 जुलाई को जब यह प्रदर्शन शुरू हुआ, उसके बाद अमित शाह की कुर्सी बचाने के लिए यह सारी कार्रवाई छात्रों पर की गई। आप कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था, अमित शाह क्यों? इंटरनल रिपोर्ट थी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जोर चल रहा था। मोदी शाह के लिए धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट में रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हां साख का सवाल था, सिर्फ साख का सवाल था और कुछ नहीं। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान पर इस्तीफे का दबाव डाला जा रहा था, पूछा जा रहा था सिर्फ। ऐसे में खबर थी इंटरनल कि धर्मेंद्र प्रधान ने कह दिया कि अगर वो इस्तीफा देंगे तो वो देने के लिए तैयार है। लेकिन इसके साथ साथ देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का इस्तीफा क्यों नहीं, रेल मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं, नितिन गडकरी का इस्तीफा क्यों नहीं, और मणिपुर वाले मामले पर अमित शाह का इस्तीफा क्यों नहीं? जैसे अमित शाह का नाम सुना था, उसके फौरन बाद एक आदेश आया और 20 जुलाई को जो कुछ हुआ देश नहीं पूरी दुनिया ने देखा। आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज, कील लगे हुई लाठियों से पीटना, इसके बाद करंट लगने तक का दावा किया गया और आज तक उन लोगों की पहचान नहीं हो पाई जो सादा वर्दी में बच्चियों को और इस देश के युवाओं को, छात्रों को पीट रहे थे। कौन थे वो आज तक पता नहीं, लेकिन ये फंस गए पैलेट गन वाले मामले पर, जिसकी वजह से 21 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक ये संसद नहीं पहुंचते। ना मोदी पहुंचे ना शाह पहुंचे। 13 अगस्त को वंदे मातरम गाया और तुरंत वहां से निकल लिए। ये तमाम चीजें इन लोगों ने पहले भी हथकंडे चले थे, इसलिए इनको लगा था सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन ये मामला बढ़ता चला गया। लेकिन खेल बिगाड़ दिया फिर धर्मेंद्र प्रधान ने। वैसे देखा जाए तो ये इस्तीफा देने जा रहे हैं, तमाम चीजें, इसकी जानकारियां अलग तरीके से आती है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने अचानक से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। वो इस्तीफा होता है और इस्तीफे के बाद जो बर्बरता हुई थी उस मामले पर अमित शाह फंस जाते हैं। ये चौथा पॉइंट कि धर्मेंद्र प्रधान के नए इस्तीफा देकर अमित शाह को कैसे फंसाया, ये चौथा इकोसिस्टम था। अब आते हैं पांचवा मुद्दा। पांचवा ये, या तो इस्तीफा नहीं होता, ये क्लियर था, या तो इस्तीफा नहीं होता। वहां जो बच्चे अभद्रता कर रहे थे, जो जिस तरह की भाषाशाली, क्योंकि मोदी जी बहुत आहत हुए ना, जो कह रहे थे बच्चे, उसको आधार बनाकर लोगों को उससे जोड़ते और इस पूरे आंदोलन की छवि बर्बाद की जाती। लेकिन यहां इस्तीफा हो चुका था। इस्तीफा होने के बाद उन बच्चों को लेकर जिस तरह की अपील नरेंद्र मोदी साहब ने की, यह सबसे बड़ी गलती थी। पांचवें के बाद अब छठी यह था कि नरेंद्र मोदी साहब सामने आते हैं। उनको लगता है कि इस दौर के जेनजी से जुड़ना जरूरी है, जो ना हिंदू मुसलमान समझता है, जो ना यह समझता है कि राष्ट्रवाद के नाम पर घुट्टी कैसे पीनी है, जो ये नहीं देखता कि राम मंदिर बनवा दिया गया, जो कब्रिस्तान नहीं देखता, इस तमाम चीजों में नहीं उलझता, वो सिर्फ अपना हक, अपना हकूक मांगता है। तो वो इंस्टाग्राम पर रील बनाने लगे, वहीं से सवाल खड़े होने लगे। अचानक से नरेंद्र मोदी साहब आए, उनके कुछ सलाहकारों उन्होंने सलाह दी होगी, जिन बच्चों ने, कुछ बच्चियां भी उसमें शामिल थी, बच्चों ने जिस तरह की भाषाशैली का इस्तेमाल किया, इसे सीधे अपने से और अपनी मृत मां से जोड़कर एक भावुक संदेश दे दीजिए। यहां नरेंद्र मोदी साहब फंस गए। कैसे? तो सवाल यह है कि या तो इस्तीफा नहीं होता, इस्तीफा अगर हो गया था तो इस पूरे मामले को भुला दिया जाता, पूरे तरह से भुला दिया जाता और नरेंद्र मोदी साहब केवल बच्चों को क्षमा कर देते, माफ कर देते, जैसा कि इकोसिस्टम ने कहा भी कि देखिए कितना दयालु कृपालु है हमारे देश के प्रधानमंत्री कि ऐसे गालीबाज बच्चों को बख्श दिया। जबकि जब वो ये सब कर रहे थे, जब वो गालीबाज बच्चों को बख्श दिया, ये कर दिया, वो कर दिया कर रहे थे, ठीक उसी वक्त बच्चियों को इनकी ही पार्टी आशीर्वाद तल्ले चलने वाले संगठन और लफंगे किस्म के ट्रोलर्स ट्रोल कर रहे थे। पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही थी, हाथ जुड़वाए जा रहे थे, माफी मंगवाई जा रही थी। इससे छात्रों का गुस्सा और आसमान पर चढ़ा कि एक तरफ प्रधानमंत्री ये कहते हैं और दूसरी तरफ ये कहते हैं। ये इकोसिस्टम भी ध्वस्त हुआ। नरेंद्र मोदी साहब ने एक और गलती की, जिसने भी उनकी स्क्रिप्ट लिखी। जब बच्चियों ने इस तरह की भाषाशैली का इस्तेमाल किया तो इसे कल्चरल शॉक का नाम दिया गया, जिसे राहुल गांधी ने अभी पुणे में इस्तेमाल किया है। अगर ये कल्चरल शॉक है मोदी जी के लिए कि बच्चियां गाली बक रही हैं, तो जो लड़के गाली बकते हैं उसमें उन्हें कल्चरल शॉक नजर नहीं आता? क्या उनके जब नेता संसद से लेकर सड़क तक गंदी गंदी गालियां बक रहे होते हैं तब उन्हें कल्चरल शॉक नजर नहीं आता? यहां पर भी सरकार फंस गई। अभी एक और मुद्दा दिखाते हैं आपको। मेलोनी वाले मामले को तूल दिया गया क्योंकि सरकार फंसी हुई थी। मैं फिर कहता हूं कि यह बात सच है कि संदीप दीक्षित को इस तरह की भाषाशैली का इस्तेमाल नहीं करना था।
लेकिन यह भी बात समझना है, ये डिजिटल दौर है, युवा पढ़ा लिखा है, एक एक चीज को खुद देखता है। मेलोनी का जिक्र कहीं भी अपने मंच पर राहुल गांधी ने नहीं किया था, लेकिन गोदी मीडिया से लेकर बीजेपी इस पर टूट पड़ी थी कि राहुल गांधी ने ही मेलोनी का अपमान किया है। मेलोनी वाले अपमान पर इसलिए और लोग हंस रहे थे क्योंकि वही बच्चे मेलोनी वाला मामले पर तंज कसते हुए जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे। तो जेनजी को यह समझाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि यह वही गोदी मीडिया है जिसने मेलोनी को, जब मोदी जी ने मेलोडी जाकर दी थी तो फुहड़ता के साथ खबरें दिखा रहे थे, लेकिन वही गोदी मीडिया के एंकर आहत हो गए जब राहुल गांधी के मन से संदीप दीक्षित ने गले लगने पर मेलोनी का जिक्र किया। अपना खुद का इनका हथियार इनके पांव में कुल्हाड़ी की तरह चुभा। इन्हें मेलोनी वाले मामले पर चुप रहना चाहिए था, लेकिन ये बोले और बोलकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। और जाते जाते 10वां मुद्दा आपको बताने जा रहा हूं। मुद्दा है वंदे मातरम वाले मामले पर राष्ट्रवाद की चाशनी देश को पिलाकर अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए, राष्ट्रगान वाले मुद्दे पर, वंदे मातरम वाले मुद्दे पर, राष्ट्रगीत वाले मुद्दे पर, इन मुद्दों पर इन्होंने घेरने की कोशिश तो की, लेकिन उसी बीच कई जगह यह भी निकलकर सामने आ गया कि इनके खुद के नेता भी राष्ट्रगीत नहीं जानते। सबसे ज्यादा इस मुद्दे को गोदी मीडिया ने उठा लिया, इसे अमित शाह ने जिक्र किया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी कांग्रेस के खिलाफ राष्ट्रगीत के अपमान का मुद्दा अब तक नहीं उठाया है। ये सारा का सारा इकोसिस्टम इन 10 पॉइंट में मैंने आपको समझाया कि कैसे 146 महीने, 12 साल 2 महीने में जो खड़ा किया गया था पूरा का पूरा इकोसिस्टम, मात्र 32 दिनों के अंदर ध्वस्त हो गया। नमस्कार।